वेलकम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो है रिगार्डिंग जो अभी फ़िलहाल केवीएस ने अपना एलडीसी एग्ज़ाम कराया है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। और ये वीडियो कैसे बेनिफिशियरी होगी आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं प्लस जो नेक्स्ट एग्ज़ाम को देने वाले हैं। बहुत सारी बातें मैंने पहले बताई हैं अपने चैनल में कि इस तरीके से या इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, वो सब चीज़ें बातें थी। बट अब जो सामने एग्ज़ाम निकल के आया है वो बताती है कि आखिर करना क्या है ना। तो इम्पॉर्टेंट जो इस एग्ज़ाम का पूरा एस्पेक्ट रहा वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है या सीबीएसई किस चीज़ पे फोकस कर रही है, एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, आपके लिए कितने सेक्शंस में पेपर बटा होगा और इस एग्ज़ाम की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी आपके लिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर आप मान के चलें, क्योंकि एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था ये, तो जो देने वाले एग्ज़ाम के कैंडिडेट थे वो भी कम थे। बट अब जो आपका है उसमें अच्छी खासी वैकेंसी है और अच्छे खासी लड़कों ने बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। लगभग जहाँ तक मेरे सुनने में आया 25 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जा चुके हैं केवीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो उसकी अगर 25 लाख के हिसाब से देखा जाए तो 2500 वैकेंसी 1% के आसपास जा रहा है, तो उसको कवर करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। और कैसा एग्ज़ाम का इसका एक्सपीरियंस रहा, इसी वजह से हमने मैडम को साथ में लिया है ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले पेपर किस टाइप का आया है, कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं और आपके लिए क्या बेनिफिट है या आपके लिए क्या मैसेज है इस एग्ज़ाम के थ्रू कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो अब तक तो जितनी चीज़ें मैं आपको बताता आ रहा हूँ तो अपनी वीडियोस में वो सारी आप देख ही चुके हैं। तो अब मैं हैंड ओवर करता हूँ मैडम को ताकि आपको जल्दी समझ आए और प्लस मैडम आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बताएंगे इस पेपर का कि आखिर क्या हुआ है और आपके लिए क्या क्या चीज़ इसमें बेनिफिट होने वाली हैं। ओके, मैं हैंड ओवर को अब आप प्लीज़ टेक ओवर कीजिए और बताइए बच्चों को कि आखिर किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है और किस तरीके से ये आगे इनके लिए कैसे बेनिफिट होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रितु त्यागी एंड आई एम टीजीटी इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। आज हम बात करेंगे एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी 22 जनवरी को कंडक्ट कराया है। इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, और ये जो क्वेश्चन है क्योंकि आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम चलेगा कि किस तरह का लेवल रहा है पेपर का और कब तक का करंट पढ़ना है, किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, उनका क्या स्टैंडर्ड था, सीडीपी वो किस तरह से आई है, किस तरह से पूछी गई है, और जो नया पैटर्न है अभी केवीएस का उसके बारे में आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। इस बार क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था और हमारा तो क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था तो डिपार्टमेंटल में भी फ़र्स्ट टाइम ही ये कंप्यूटर बेस्ड हुआ है एग्ज़ाम। क्वेश्चन पेपर कुछ सेक्शन में डिवाइडेड था। जैसे जो फर्स्ट सेक्शन था वो करंट का था। करंट में भी अगर मैं देखूं तो केवीएस ने जो सिलेबस दिया था वो दिया था कि जनरल अवेयरेंस एंड करंट अफेयर, लेकिन जो क्वेश्चंस थे मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। जो स्टैटिक पोर्शन था वो भी वही था जो उस टाइम करंट में है, यानी जो भी न्यूज़ में रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, जो अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उससे भी एक क्वेश्चन था और वो स्वाभाविक था। तो अब क्वेश्चन कैसे था कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो रॉन्ग था वो आपको चूज़ करना था। तो अगर आपको ऊपर के तीनों मालूम है, मतलब अगर आपको कोई भी 3 ऑप्शन मालूम है कि ये एग्जैक्टली करेक्ट है, आपको आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, अब तभी आप रॉन्ग को चूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ डीप नॉलेज की ज़रूरत थी। डायरेक्टली कोई आर्टिकल नहीं पूछा था ये किससे रिलेटेड है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम थे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो डीप लर्निंग पर बेस्ड थे। एक क्वेश्चन आया था जो था ग्लोबल जो एक रैंकिंग था, वो रैंकिंग आई थिंक था जो एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट इंडेक्स जो है उससे CCPI सॉरी, तो उससे रिलेटेड कुछ वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे। जैसे इंडिया की रैंकिंग थी, है ना, तो वो एक ऑप्शन दे दिया था। सेकंड ऑप्शन दे दिया था कि इसमें जो तीनों स्टार्टिंग के जो लेवल हैं वो क्या है, ब्लैंक है, उसके लिए कोई मतलब सुटेबल कोई भी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसके जो मापदंड थे। और थर्ड ऑप्शन दे दिया था कि इसमें जो रैंकिंग है, 4th जो है वो डेनमार्क की है, ठीक है, और जो 5th है वो स्वीडन की है, और मेरे ख्याल 7th रैंकिंग भी दी थी। तो अब इसमें से आप बताइए ए करेक्ट है, ABC तीनों करेक्ट है, या फिर सिर्फ 2 करेक्ट है, यानी सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह के जो क्वेश्चन थे ये ज़्यादा थे। अब जो लेवल था वो ये था। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे कि रैंकिंग बता दो इंडिया की, ऐसा नहीं था। क्वेश्चन थोड़ा डीप, जिसको नॉलेज थी, जिसने अच्छे से पढ़ा था वही उसको टैकल कर सकता था। क्वेश्चन था फिर जो सांसद होते हैं उनकी जो
जो अर्हताएँ हैं, मतलब उनकी कि क्या कैसे उनका चुनाव होता है, उस रिगार्डिंग भी कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। वही सेम कि ए बी दोनों करेक्ट हैं या ए बी सी तीनों करेक्ट हैं या सिर्फ बी करेक्ट है, इस तरह से ही था ये भी। फिर दूसरा जो एक अवार्ड जो पुणे में एक अवार्ड हुआ था, वो था वो था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, IFFI, ठीक है। तो वो जो अवार्ड था उसमें जो सत्यजीत रे अवार्ड था वो किसको मिला है, वहाँ पर ये एक सिर्फ मुझे लगा था कि हाँ ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि वहाँ पर ऑप्शन दिए थे, आपको रेक्स को टिक करना है, अदरवाइज इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। फिर आपको स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन था कि वहाँ पे 4 नाम थे, उनके सामने उनके जो गेम है, जो वो स्पोर्ट्स से जिससे रिलेटेड है वो है, तो आपको चूज़ करना था कि कौन सा जो है ऑप्शन वो गलत है। जैसे प्रज्ञानंदा है, क्या वो चेस खेलते हैं, इस तरह से। तो हर तरह से मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये जो स्पोर्ट पर्सन है इसका जो गेम है वो ये है, तभी आप उसको टैकल कर सकते थे। फिर एक योजना आई थी, वो थी स्पार्क योजना। स्पार्क में भी अलग अलग ऑप्शन दिए थे, जैसे क्या ये सिर्फ ऑनलाइन है, ठीक है, क्या यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो सिर्फ ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दे दिया था कि ये आयुर्वेदा में जो यंग लर्नर्स है उनसे रिलेटेड है, क्या इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आपको चूज़ करना था कि तीनों करेक्ट हैं या 2 और 3 करेक्ट हैं या 1 और 3 करेक्ट हैं, वही सेम यही पैटर्न था। तो इस तरह से तो करंट का लेवल था या आपका ये जनरल अवेयरनेस का लेवल था। ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, या कहिए आप सेक्शन कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, वो था हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादातर जो CGL लेवल के या फिर बैंकिंग लेवल आप कह सकते हैं उससे काफ़ी कुछ मैच करते थे अब तक, क्योंकि मैंने लास्ट 2 और 3 एग्ज़ाम लास्ट जो हुए हैं KV के वो मैंने दिए हैं। वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में थे, जो लास्ट जो दोनों थे उनमें मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ था। तो वो उनसे मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि इस बार जो लेवल हुआ है यानी LDC का लेवल है, आपका इससे ज़्यादा ही होने वाला है, कम नहीं होगा। यहाँ पर तो सिर्फ डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एग्ज़ाम था। अभी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वहाँ पर क्योंकि एप्लीकेंट भी बहुत ज़्यादा है तो लेवल तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही होगा। तो रीजनिंग भी ईजी नहीं थी, मॉडरेट भी नहीं मैं कहूँगी, मॉडरेट के कुछ क्वेश्चंस थे और अगर कहूँ तो ज़्यादातर डिफ़िकल्ट में कंसिडर करेंगे हम। सिंपल में जैसे होता है कि सीटिंग अरेंजमेंट, एक टेबल है उसमें ए यहाँ पर बैठा है, बी जो है वो साउथ में बैठा है, इसके बीच में कौन आएगा। एक ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सिंपल लगा था क्योंकि बाकी ब्लड रिलेशन में से भी एक क्वेश्चन आया था पर वो सिंपल नहीं था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। फिर कुछ डायरेक्शन पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस थे, दोनों में से एक सिंपल था, दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट था। तो ओवरऑल आप कर सकते हैं उसको, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है बट हाँ हो जाएगा। पर अगर आप सोचें कि बिना करे ही कि हाँ हमने पुरानी जो तैयारी है वही हेल्प करेगी, नहीं, आपको उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कन्फ्यूजिंग ऑप्शन ज़्यादा थे वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने बात की है रीजनिंग की, क्योंकि ये तो सभी में सेम है। आप देखेंगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में या फिर LDC में ये पोर्शन बिल्कुल सेम था। अब बात करते हैं हम CDP की, जो 40 मार्क्स का हमें आया था और मेरे ख्याल आप लोगों के लिए भी 40 मार्क्स है, TGT और PGT। PRT के लिए 60 मार्क्स का है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, मेरा ऐसा मानना है। CDP यानी चाइल्ड पैडागोजी, उसमें भी ये जो सेक्शन था अगेन 3 सेक्शन में डिवाइडेड था। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन थे, दूसरे में फिर 10 क्वेश्चन थे और जो थर्ड सेक्शन था उसमें 20 क्वेश्चन थे। सेम ऐसे सिलेबस में भी दिया है KVS ने। तो जो स्टार्टिंग जो 10 क्वेश्चन थे वो क्या था, मोस्टली उसमें लर्नर के बारे में ही बात हुई थी, ठीक है। जैसे कुछ एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, वो था कि जो गिफ्टेड चाइल्ड है यानी आप कह सकते हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उसके पेरेंट्स को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना है। वो जानना चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में कैसे क्या कर रहा है, कैसा सीख रहा है। तो उसमें ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे कि उसके आप जो साथी हैं, उसके पीयर ग्रुप है, उससे आप मालूम कीजिए कि वो कैसा उसका परफॉर्मेंस है, या फिर उसके जो टीचर्स थे आप उससे बात करें, ठीक है। अब इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए हैं और आपको चूज़ करना है कि कौन से वाला इसमें जो है वो ज़्यादा करेक्ट है। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चंस का जो उसके जो ऑप्शंस थे वो ऐसे थे कि आपको चारों करेक्ट लगेंगे, लेकिन उन चारों करेक्ट में से जो ज़्यादा करेक्ट है आपको वो चूज़ करना है। फिर एक क्वेश्चन आया था जो डिस्कवरी मेथड है। डिस्कवरी मेथड इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक टीचर है और बच्चा है, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या ये हेल्पफुल है
क्या ये आप कह सकते हैं कि ये जो डिस्कवरी मेथड है ये यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, या फिर टीचर्स जो है वो बच्चे को कोई काम करने के लिए दे रहा है और बच्चा सिर्फ अपने आप ही उस काम को कर रहा है, वो उसको कहेंगे आप? या फिर टीचर जो एक सिर्फ फैसिलिटेटर का काम कर रहा है और बच्चा खुद से अपना जो लर्निंग है वो खुद से कर रहा है, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम लगती है वो टीचर से डिस्कस कर रहा है, इसको आप कहेंगे। तो इस तरह से आपको ये 4 ऑप्शन है, आपको चूज़ करना है कि कौन से वाला करेक्ट है। फिर एक क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है, एक सडन एक प्रॉब्लम आई है टीचर को बच्चों से रिलेटेड, तो उसके लिए उसको कौन सा ऑप्शन होगा जो उस टाइम पर सही रहेगा। फर्स्ट जैसे दे दिया था कि आप वो जाके सीधा प्रिंसिपल से बात करें और तब उसका सोल्यूशन निकालें। सेकंड दिया था वो एक्शन रिसर्च का यूज़ करे तब उसका सोल्यूशन निकाले। थर्ड था कि उसके पेरेंट्स को बुलाए बच्चे के तब उसका सोल्यूशन निकाले। इस तरह से भी 4 ऑप्शन थे, एक को करेक्ट करना है। फिर एक क्वेश्चन था जो NEP के बारे, NEP में से बहुत क्वेश्चन आए थे, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उससे बहुत क्वेश्चन आए थे। मेरा मानना है कि 3 से 4 क्वेश्चन इसी से ही थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन था जो फर्स्ट हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब इम्प्लीमेंट हुई थी, ठीक है, वो एक क्वेश्चन था। और मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि NEP को आप अच्छे से आप तैयार कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो नहीं, मेरे ख्याल तो नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएंगे, और क्योंकि हमें अगर 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, आपको इससे ज़्यादा ही आएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो इसमें डायरेक्ट मिलेंगे आपको, और कुछ होंगे जो इनडायरेक्ट मिलेंगे। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस की संख्या कम थी इस पोर्शन में, इनडायरेक्ट ही ज़्यादा थे, यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि एक सिचुएशन में इस टीचर को क्या करना चाहिए, जो बेस्ट टू बेस्ट जो एक टीचर कर सकता है वो इसमें ऑप्शन में से क्या होगा। इस तरह से आप अपनी जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऐसे रखिएगा कि आप एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करें। फिर था एक क्वेश्चन मुझे याद आता है अभी कि विकलांगता एक्ट वो कब आया था। तो तो पहले गया था इसका, फिर अभी संशोधन एक्ट आया था, तो वो कब आया था, वो उसके बारे में क्वेश्चन था। फिर था जो एडोलेसेंट है, ठीक है, जो एडोलेसेंट ग्रुप है उसके साथ में क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनके लिए पूछा गया था मेरे ख्याल फिजिकल डेवलपमेंट। उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है और जो उनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो साथ साथ चलता है, या फिर मैच्योरिटी जो है वो हायर रहती है और उनका फिजिकल डेवलपमेंट कम होता है, या दोनों बैलेंस रहता है। इस तरह से एक क्वेश्चन था। तो वो फिर था एक स्टेटमेंट दे दिया था कि एनवायरनमेंट दे दीजिए बच्चे को और बच्चा खुद से सीख लेगा, यानी हम बच्चे को सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें और जो लर्निंग है वो बच्चे को खुद ब खुद हो जाए। अब ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, NCF 2005 की है, NEP 2020 की है, या फिर प्रोग्राम एक्शन था उससे लिया गया है। इस तरह से एक और चौथा ऑप्शन भी था, हाँ, RTE 2009 उससे लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी एक क्वेश्चन था। फिर RTE 2009 से भी एक क्वेश्चन था, तो उसमें कुछ मैनेजमेंट के बारे में, जो स्कूल मैनेजमेंट, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि उसमें स्कूल मैनेजमेंट का क्या रोल है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, डिस्कस करने का यहाँ पर कारण है कि आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और इनडायरेक्ट भी हैं तो वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो उसी हिसाब से उसी से आपको आइडिया मिलेगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था थिंकिंग से रिलेटेड। वहाँ पर आपको जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके कुछ लेवल्स होते हैं। आपने अपने जो BEd किया होगा उस दौरान आपने पढ़ा होगा कि, या फिर CDP में भी आप पढ़ते ही हैं कि थिंकिंग प्रोसेस के जो लेवल है, तो उसमें उसको आपको 4 ऑप्शन मिले थे। तो जैसे 4th को पहले दे दिया है, फर्स्ट को लास्ट में दे दिया है, वो सही है, या 1 2 3 4 ये सही है। आपको ऑप्शन को करेक्ट करना था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो फिर एक क्वेश्चन था इनोवेशन और क्रिएटिविटी से रिलेटेड। कुछ 4 स्टेटमेंट थे कि एक बच्चा है, उसको पहले हम टेबल सिखा रहे हैं, फिर उसको सब्सट्रैक्शन और एडिशन सिखा रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे इनोवेशन, या ऐसे ही 4 कंडीशन दे दी थी। आपको चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा जो एक आइडियल आप कहेंगे यहाँ पर क्रिएटिविटी बच्चा दिखा सकता है या यहाँ पर इनोवेशन बच्चा दिखा सकता है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो ये एक क्वेश्चन का पैटर्न था जो हमारा क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, जो KVS ने लिया है CDP में, या फिर आप कह सकते हैं चाइल्ड पेडागोजी में। और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम थे और कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा थे।
तो अगर मैं कहूँ, मेरा सजेशन आपसे रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की लर्निंग पर फोकस कीजिएगा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा आप अपने, जो लास्ट टाइम पर आप उनको एक बार देखें, और क्योंकि इतना आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत हाई है। मैंने आपको जो अभी तक जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ये क्वेश्चंस वो हैं जो हम लोगों से पूछे गए हैं। मुझे लगता है हमसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर आपका आने वाला है, क्योंकि हमारा जो तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉयज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आपका है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो मेरिट भी बहुत हाई जाने वाली है। तो आपका जो तरीका होना चाहिए वो टू द पॉइंट होना चाहिए। आप सरफेस लर्निंग नहीं कर सकते। जो आपकी तैयारी है, आप सरफेस सीधा आपने ये अवार्ड किसको मिला, इसको मिला, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन थे, या फिर उसमें बॉटम में कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे, उस क्वेश्चन को। और ये अभी तक मैं आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब जो नेक्स्ट पोर्शन था हमारा, जो सबसे लास्ट में था, वो था हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने पीजीटी के लिए एग्ज़ाम दिया था। तो अब मेरे जो सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो थे 120 मार्क्स के, लेकिन आपको 100 मार्क्स के आने वाले हैं, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो आपको मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जो आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, वो 80 मार्क्स ही रहेंगे आपके, जिसमें आपका सीडीपी भी है और प्लस आपका करंट भी है और रीजनिंग भी है। रीजनिंग और जो मैथ्स थोड़ा उसमें से भी आएगा। तो ये सब पोर्शन आप जितना अच्छा करेंगे, मेरिट ही डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है, सब्जेक्ट हर कोई एस्पिरेंट अच्छा करेगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी बुक्स। ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में से ही आने वाले हैं। और पीआरटी के लिए भी 60 मार्क्स है, तो ज़्यादातर आप 60 मार्क्स का अपना चाइल्ड पैथोलॉजी पर ही फोकस करें, क्योंकि वो आप ऐसा नहीं है कि जैसे आप करंट को तो फिर भी एक बार आप लर्न कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो चाइल्ड पैथोलॉजी है, जो आपको 60 मार्क्स आने वाला है, वो ऐसा नहीं है कि उसका कोई सिलेबस है। मतलब आपको तो सिचुएशन दी जा रही है, आपको अच्छे में से भी अच्छे, यानी जो बिल्कुल सब करेक्ट ऑप्शन है, उसमें से भी मोस्ट करेक्ट कौन सा होगा वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें एप्लीकेशन बेस्ड है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि ये कौन है, ये कौन है, जैसे हम एक बार को कह सकते हैं कि हाँ करंट में ऐसा हो सकता है। और रीजनिंग में भी जो जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस है वो अच्छा कर लेगा, लेकिन ये पोर्शन ऐसा है, आपको डीप लर्निंग चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सब्जेक्ट की बात है तो सब्जेक्ट मोस्टली एनसीईआरटी से आने वाला है। इस पोर्शन को हर कोई अच्छा करेगा, जितने लोग तैयारी में हैं इस टाइम, वो हर कोई अच्छा करेगा। एनसीईआरटी बुक हर कोई पढ़ के आएगा। पर जहाँ आपको सिलेक्शन अगर आपको चाहिए, आपको भीड़ से अलग होना है, तो भीड़ से अलग होने में आपको यही मोस्ट जो क्वेश्चन है यही आपको सही करने पड़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट। अब क्योंकि सब्जेक्ट अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँ तो पॉसिबल नहीं होगा, वो बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरा, ये तो वो पोर्शन था जो सबके लिए ही कॉमन है, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए कॉमन है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो मेरी क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल था, किस तरह से क्वेश्चन पेपर था, तो वो हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।